रहे हैं पहाड़ प्रभात और मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी। तो उत्तराखंड में गड्ढों वाली सड़कों को लेकर सीएम धामी सख्त हो गए हैं। सीएम धामी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकार लगाई है। समीक्षा बैठक में सीएम धामी ने पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली से नाराज दिखाई दिए। सीएम ने गड्ढे वाली सड़कों को जल्द बनवाने के निर्देश दिए और लापरवाही करने पर कार्रवाई की बात भी सीएम की तरफ से की गई। तो गड्ढे वाली सड़कों को लेकर सीएम धामी सख्त नजर आ रहे हैं। बैठक के दौरान अधिकारियों को फटकार भी लगाते हुए सीएम धामी नजर आए। जल्द से जल्द इन्हें दुरुस्त करने के निर्देश अधिकारियों को दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यशैली से विशेष तौर पर नजर आए और अधिकारियों को फटकार भी सीएम की तरफ से लगाई गई है। तो गड्ढों वाली सड़कों को लेकर सीएम धामी सख्त हैं। कई बार जो लोग हैं वो इसकी शिकायत भी कर चुके हैं। कई बार इन्हीं गड्ढों की वजह से कई हादसे पेश आए हैं और अब इस पर सीएम खुद सख्त नजर आ रहे हैं। खुद उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अधिकारियों के साथ बैठक की जिसमें अधिकारियों को फटकार लगाते भी नजर आए। और चलिए अब आपको सीधी लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे जहां हल्द्वानी में सीएम धामी की तरफ से तो सीएम पुष्कर सिंह धामी को आप देख रहे हैं जो कि इस वक्त एचएमटी कंपनी पहुंचे हैं। और आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड को हस्तांतरित की गई है एचएमटी और इसका निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। चलिए और तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे आगे, लेकिन आगे बढ़ेंगे। सीएम धामी ने हल्द्वानी में सड़कों का रियलिटी चेक किया है। वो सड़कों की हालत देखने के लिए खुद सड़कों पर उतरे। सीएम धामी ने पहले खराब सड़कों का निरीक्षण किया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने नगर निगम के बराबर में नहर कवरिंग का भी मुआयना किया। इस दौरान अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण काम में देरी होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी भी जताई। दो तस्वीरें आपको दिखाएंगे। एक में सीएम धामी खुद सड़कों का हाल देख रहे हैं तो दूसरे में अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि अब ऐसा नहीं चलेगा और जल्द से जल्द सड़कों को ठीक किया जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां खुद सड़कों पर उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी और आप देखिए सड़कों का निरीक्षण किया और नाराज भी नजर आए इस दौरान। और इस दौरान अधिकारियों को फटकार भी उन्होंने लगाई कि ऐसा हाल आखिरकार सड़कों का क्यों है। ये दो तस्वीरें आप देखिए और जल्द से जल्द इन सड़कों को दुरुस्त करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री की तरफ से दिए गए हैं। रियलिटी चेक करने के लिए खुद सड़कों पर उतरे सीएम पुष्कर सिंह धामी एक तस्वीर में आप देख रहे हैं और दूसरी तस्वीर आप देखिए बैठक की है जहां पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक की और वहां पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। और ये भी निर्देश दे दिए गए हैं अधिकारियों को कि जल्द से जल्द जो सड़कें खराब है, जहां पर गड्ढे ज्यादा है, उन्हें जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि जनता को किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो हल्द्वानी के दौरे पर थे सीएम पुष्कर सिंह धामी जहां खुद हल्द्वानी की सड़कों पर नजर आए। यहां रियलिटी चेक किया, सड़कों का हाल देखा और जब गड्ढे नजर आए सड़कों में तो विशेष नाराज नजर आए। खास तौर पर नाराजगी उन्होंने जाहिर की और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाई। उसके बाद तुरंत बैठक ली और बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा की गई। और एक बार फिर से लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं हल्द्वानी से जहां इस वक्त एचएमटी कंपनी का निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। और आप देखिए तस्वीरों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। कुछ ही दिन पहले केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को ये जमीन हस्तांतरित की गई है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब हल्द्वानी के दौरे पर हैं तो खुद इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। तो एचएमटी फैक्ट्री जो कुछ ही दिनों पहले उत्तराखंड को हस्तांतरित की गई उसका निरीक्षण मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। और आप देखिए तमाम अधिकारियों के साथ सुबह सुबह पहुंचे एचएमटी फैक्ट्री में और इसका निरीक्षण किया जा रहा है। और जैसे पहले भी मुख्यमंत्री की तरफ से बयान दिया गया कि आगे आने वाले समय में उत्तराखंड के हित में इस जमीन का इस्तेमाल किया जाएगा और इसलिए आज निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं क्योंकि हल्द्वानी के दौरे पर हैं। सुबह सड़कों का हाल देखा और अब एचएमटी फैक्ट्री का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए हल्द्वानी की एचएमटी की। ये वही फैक्ट्री है जो कुछ दिनों पहले उत्तराखंड को हस्तांतरित की गई है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसका निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं। आने वाले वक्त में कैसे इसका इस्तेमाल होगा उत्तराखंड के लिए, इस पर भी आगे चर्चा की जाएगी और इसीलिए खुद मुख्यमंत्री आज इसका निरीक्षण करने पहुंचे हैं। हल्द्वानी के रानीबाग में ये एचएमटी फैक्ट्री स्थित है और यहाँ पहुंचे हैं मुख्यमंत्री तमाम अधिकारियों के साथ और निरीक्षण कर रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। चर्चा भी की जा रही है कि आगे आने वाले समय में कैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो रानीबाग में एचएमटी की ये फैक्ट्री है, तस्वीरें आप देख रहे हैं उसी फैक्ट्री की तस्वीरें हैं।
काफी सालों पहले ये फैक्ट्री बंद हो गई थी और कुछ ही दिनों पहले ये फैसला लिया गया कि अब इस फैक्ट्री को उत्तराखंड को हस्तांतरित किया जाएगा। अब आगे आने वाले समय में कैसे इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी देखने वाली बात है। देखिए, एक बहुत बड़ी जो यहाँ पर ज़मीन है वो हम लोग लंबे समय से इसके लिए प्रयास कर रहे थे और अंततः ये ज़मीन हमको मिल गई है, उत्तराखंड राज्य को मिल गई है। राज्य सरकार ने जो भी इसके कंपनसेशन थे वो सब जमा कर दिए हैं। सब मिला के 91 एकड़ यहाँ पर ज़मीन है और हम बहुत सारे जो आगे होने वाले काम हैं उन सब पर विचार कर रहे हैं। विश्लेषण करेंगे इसका कि जो सबसे अच्छा काम यहाँ पर हो सकता है उस काम को करेंगे। तो सुना आपने, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को यही जानकारी दे रहे थे कि 90 एकड़ की जमीन तो ये है, आगे आने वाले समय में कैसे उत्तराखंड के हित में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसके बारे में आगे चर्चा की जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे विधानसभा पर मच रहे संग्राम की। तो उत्तराखंड में 15 नवंबर के बाद विधानसभा सत्र शुरू हो सकता है। देहरादून में विधानसभा सत्र को लेकर हुई सर्वदलीय बैठक में सत्र को शुरू करने को लेकर चर्चा हुई है। इधर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में आगामी सत्र को गैरसैंण या फिर देहरादून में करने के लिए नेताओं से सुझाव भी लिए। सर्वदलीय बैठक में देहरादून और गैरसैंण दोनों विकल्पों पर चर्चा हुई है और बैठक में 15 नवंबर के बाद ही सत्र शुरू करने की सहमति तो बनी, लेकिन सत्र कहां पर चलेगा इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया है। विपक्ष गैरसैंण में सत्र चलाना चाहता है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने यह भी कहा है कि कांग्रेस की ओर से यह स्पष्ट कहा गया है कि सत्र गैरसैंण में होना चाहिए, फैसला अब सरकार को लेना है। और बैठक में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, बहुजन समाज पार्टी से मोहम्मद शहजाद, निर्दलीय विधायक संजय डोभाल मौजूद थे और विधानसभा अध्यक्ष ने यह कहा है कि प्रदेश के विकास और जनहित के मुद्दों पर चर्चा हुई। इधर गैरसैंण में सत्र कराने की मांग पर भाजपा के विधायक दिलीप सिंह रावत ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। दिलीप सिंह रावत ने कहा है कि गैरसैंण में शीतकाल के लिए दौरान सत्र का कोई मतलब नहीं है। गैरसैंण उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है और इसीलिए ग्रीष्मकाल में ही यहां सत्र होना चाहिए। देखिए, मेरा तो ये सीधा स्पष्ट मानना है कि क्योंकि वहाँ की इस समय मौसम ठीक नहीं है और वहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है, क्योंकि हम 2-3 बार से हमारा साक्षात्कार हुआ है और मैं समझता हूँ कि जब ग्रीष्मकालीन है तो वहाँ जो है सदन जो है ग्रीष्मकालीन में ही चलना चाहिए। देखिए, हम लोगों ने वहाँ नहीं जाना, वहाँ कर्मचारियों ने भी जाना है। पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है और जो पुलिस वाले आते हैं उनके लिए अभी मुकम्मल वहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो उनकी भी परेशानी देखना पड़ेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि ग्रीष्मकालीन ज़्यादा सदन जो रहेगा तो सत्र कराने को लेकर देखिए वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। और ज्यादा जानकारी देने के लिए इस वक्त विनोद कुमार सीधा देहरादून से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विनोद, देखिए तारीख तो तय हो गई है कि सत्र कब से शुरू होगा, लेकिन संशय अभी तक बरकरार है कि गैरसैंण या देहरादून। इतनी देरी क्यों लग रही है जगह को सुनिश्चित करने में कि कहां पर ये सत्र होना है? जी आयुष, देखिए अभी तक अनुपूरक बजट कहाँ पेश होगा धामी सरकार का, देहरादून हो या गैरसैंण हो, उसको लेकर अभी संशय बरकरार है। लेकिन कल जो रितु खंडूरी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई है उसमें दोनों ही विकल्पों पर चर्चा की गई है। विपक्ष पूरी तरह से तमाम मुद्दों को लेकर गैरसैंण में सत्र कराने के लिए तैयार है, लेकिन अभी संशय गैरसैंण सत्र हो या फिर देहरादून में हो उसको लेकर बरकरार है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं देहरादून में ही ये सत्र होगा और 15 नवंबर के बाद में किसी भी डेट में सरकार अनाउंस कर देगी कि इस डेट में ये सत्र देहरादून में होगा, इस तरीके की जानकारी मिल रही है। लेकिन पूरी तरह से कुछ विधायकों का साफ तौर पर कहना है कि जब गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है तो शीतकालीन सत्र वहां पर कराने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तमाम दिक्कतें होंगी और आने वाले दिनों में ठंड और ज़्यादा बढ़ेगी। तमाम दिक्कतें कर्मचारियों के सामने होंगी, वहाँ की तमाम व्यवस्थाओं को जुटाने में होगी और उसके अलावा जो पुलिस फोर्स की ड्यूटी लगती है, तमाम दिक्कतें वहाँ पर हो सकती है। तो ऐसा रहे कि देहरादून में ये सत्र कराया जाए, इस तरह की विधायकों का भी मानना है। लेकिन अभी संशय बरकरार है और रितु खंडूरी का यहाँ पर साफ तौर पर कहना है कि सरकार जल्द ही तय करेगी आखिरकार सत्र गैरसैंण में कराया जाए या फिर देहरादून में कराया जाए। लेकिन 15 नवंबर के बाद में किसी भी तारीख में सरकार की ओर से
से सत्र का ऐलान कर दिया जाएगा और इस सत्र में इस बार अनुपूरक बजट भी पेश होगा और तमाम जिस तरीके से विपक्ष के मुद्दे हो, चाहे यूके SSS का मसला हो, विधानसभा में अवैध तरीके से नियुक्ति का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये तमाम मुद्दे विपक्ष के पास है, लेकिन विपक्ष पूरी तरह से गैरसैंण में सत्र कराने के लिए तैयार है। लेकिन अभी फिलहाल सत्र कहाँ होगा, इसे लेकर जो वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है, ये कहां पर जाकर खत्म होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो धामी सरकार के हंटर बचने के लिए पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद्र ने भाजपा नेता की शरण ले ली है। भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे किशन चंद्र ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 15वें रविदास अखाड़ा बनाने का ऐलान किया है। सुरेश राठौर को अखाड़े का महामंत्री बनाने का ऐलान किया है। किशन चंद्र के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में मुकदमा दर्ज है, तो ये बड़ी जानकारी मिल रही है। धामी सरकार के हंटर से बचने के लिए अब पूर्व IFS अधिकारी किशन चंद्र ने भाजपा नेता की शरण ले ली है। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे किशन चंद्र ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 15वें रविदास अखाड़ा बनाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि सुरेश राठौर को अखाड़े का महामंत्री बनाने का ऐलान किया है और किशन चंद्र के खिलाफ वित्तीय अनियमितता के मामले में कई मुकदमे भी दर्ज हैं। तो पूर्व विधायक सुरेश राठौर को 15वें रविदास अखाड़ा बनाने का ऐलान कर दिया गया है। और चलिए विनोद फिलहाल इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विनोद, क्या सच में ये माना जाए कि धामी सरकार के हंटर से बचने के लिए ये फैसला लिया गया है? बिल्कुल, देखिए आयुषी, इसको राजनीतिक संरक्षण लेने की ही बात जरूर कहेंगे, क्योंकि किशन चंद जो पूर्व IFS अधिकारी हैं, DFO रहते हुए तमाम वित्तीय अनियमितता है, भ्रष्टाचार है, कई ऐसे मामले उन पर चल रहे हैं। विजिलेंस इसमें जांच कर रही है। विजिलेंस की जांच से बचने के लिए ही उन्होंने भाजपा के जो नेता हैं, पूर्व विधायक हैं सुरेश राठौर, उनकी शरण ली है। हालांकि इस पूरे जो ये घटनाक्रम हुआ है, इसमें धार्मिक रूप से इसको देखा जाए तो एक अखाड़ा बनाने का ऐलान सुरेश राठौर की ओर से किया गया है कि अभी तक 14 अखाड़े उत्तराखंड में है, यानी तमाम अखाड़े हैं। अब 15वां अखाड़ा रविदासचारी अखाड़ा होगा। उसके राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर जो भ्रष्ट अधिकारी है किशन चंद, उसको राष्ट्रीय महामंत्री बनाने की घोषणा सुरेश राठौर से ने की है। लेकिन साफ तौर पर जिस तरह से विजिलेंस जांच कर रही है और तमाम वित्तीय अनियमितता, भ्रष्टाचार के कई मामलों में विजिलेंस ने किशन चंद पर अपना शिकंजा कसा है, तो उस तमाम तथ्यों से, उन तमाम जांचों से बचने के लिए राजनीतिक संरक्षण लेने की कोशिश यहाँ पर ये किशन चंद की है, जिसके चलते भाजपा के पूर्व विधायक सुरेश राठौर के दरबार में उन्होंने हाजिरी लगाई है। और सुरेश राठौर ने भी तमाम अखाड़ा बनाने के ऐलान के बाद में पूर्व IFS अधिकारी को शरण लेने का कितना फायदा मिलेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी के जांच के आदेश, और आपको यह भी जानकारी दे दें कि पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार और उनकी पत्नी की कंपनी के जांच के आदेश दे दिए गए हैं। काले धन को वैध करने का आरोप लगा है। 2017 में पूर्व मुख्यमंत्री के रहे सलाहकार और उनकी पत्नी की कंपनी की जांच के आदेश दिए गए हैं। फर्जी तरीके से हजारों लोगों के पैसे RD FD में जमा करके वैध दिखाया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अब जांच के आदेश दे दिए गए हैं। 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगाया गया है। तो पूर्व मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, जिनकी कंपनी के जांच के आदेश फिलहाल दे दिए गए हैं। काले धन को वैध करने का इन पर आरोप लगा है और बताया जा रहा है कि फर्जी तरीके से हजारों लोगों के पैसे RD और FD में जमा करके उसे वैध दिखाया गया था, जिस पर अब ये कार्रवाई होनी है। तो 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में सोशल म्यूचुअल बेनिफिट निधि लिमिटेड कंपनी के जांच के आदेश दिए गए हैं। और चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजीत जी, पहले जानना चाहेंगे क्या कुछ ये पूरा मामला था? देखिए, ऐसी ये करीब 200 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और इसमें खानपुर से निर्दलीय विधायक हैं उमेश जयकुमार। उन्होंने इस बात की शिकायत मुख्यमंत्री से की थी। पहले भी वो इस मामले को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर के गए थे। तो उनका आरोप ये है कि 50,000 लोगों की FD RD जो थी, उनके हिसाब से तो लोगों के नाम FD RD खाते खोले गए और इन खातों में 20 से 50,000 रुपए तक निवेश दिखाकर बहुत सारे लोगों के काले धन को वैध किया गया जी। और शुरुआती दौर में जिस तरह का पता चल रहा है कि उनके जितने भी डायरेक्टर और जितने भी उस कंपनी में पदाधिकारी थे, सब वो पूर्व सलाहकार जो थे पूर्व मुख्यमंत्री के, उनके रिश्तेदार थे। पूरी कंपनी उनकी घरेलू कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी हो गई थी और इसमें जितना भी धन जमा किया गया वो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए किया गया और फिर
उन सभी लोगों के खाते से ये सब पैसा निकाल लिया गया। आरोप ये भी है कि वर्ष 2017 से 2020 तक कंपनी में 200 करोड़ रुपए से जो अधिक एफडी के रूप में जमा की गई थी, वो अलग अलग नामों से खाते खुले और पड़ताल जब की गई तो इसमें पता चला कि कई लोग हैं भी नहीं, वो जीवित भी नहीं है। तो ये मामला बहुत ही संगीन है और मुख्यमंत्री ने इस मामले को आर्थिक अपराध शाखा जो ईओडब्ल्यू होती है उसको दे दिया है, सीबीसीआईडी के हवाले कर दिया है। तो अब इसमें जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये मामला पॉलिटिकल रंग भी ले सकता है, क्योंकि जो पूर्व सलाहकार के एस पवार है, उनकी पत्नी का जिनका नाम आ रहा है, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत के एडवाइजर थे, मुख्यमंत्री रहते हुए औद्योगिक विकास के एडवाइजर थे। और अब अगर ये सुई ये जांच बहुत आगे बढ़ेगी, सुई किसी और की तरफ घूमेगी, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के भीतर कॉन्फ्लिक्ट भी शुरू हो सकता है, क्योंकि ये त्रिवेंद्र सिंह रावत भी इससे मतलब आहत हो सकते हैं, क्योंकि उनके वो सलाहकार रहे हैं। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए अजीत जी। तो जांच की आंच कहां तक पहुंचती है ये भी देखने वाली बात है। काले धन को वैध करने का इन पर आरोप लगा है। अब जांच के आदेश जब दे दिए गए हैं तो कहां तक ये जांच जाती है और किस किस का नाम आ सकता है इस पर, क्योंकि पॉलिटिकल एंगल भी आगे आने वाले समय में ये पूरा मामला ले सकता है, जैसे कि अजीत जी बता रहे थे। तो अब देखने वाली बात है किस किस तक जो जांच है वो जाती है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है जिसमें अवैध मनी को वैध दिखाया गया और 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप पूर्व सीएम के सलाहकार की कंपनी की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कि बढ़ेंगे तो गुजरात के मोरबी में पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी अलर्ट हो गया है। उत्तराखंड के सभी जिलों में झूला पुलों की जांच के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुरानी और जर्जर हो चुके पुलों की लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए हैं और खराब स्थिति के पुलों को बदलने की भी तैयारी की जा रही है। पीडब्ल्यूडी के 436 झूला पुलों की पहचान की गई है और इनमें से 207 पुल स्टेट हाईवे पर हैं और बाकी पहाड़ी इलाकों में बने हैं। जिला मार्ग पर 65 पुल, ग्रामीण मार्ग पर 104 झूला पुल हैं। पहाड़ी इलाकों में आने जाने के लिए झूला पुलों का ही इस्तेमाल होता है और अब गुजरात के बाद उत्तराखंड में भी इन्हें लेकर अलर्ट दे दिया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन सभी पुलों की लिस्ट बनाने के आदेश दे दिए गए हैं और गुजरात के मोरबी में जब ये बड़ा हादसा हुआ उसके बाद अब उत्तराखंड में भी अलर्ट देखा जा रहा है। आपको बता दें कि पीडब्ल्यूडी के 236 झूला पुलों की पहचान इसमें की गई है और बात की जाए तो पहाड़ी इलाकों में आने जाने नदी पर बने झूला पुल का जितना पुराना इतिहास है, ठीक उसी तरह उत्तराखंड में गंगा नदी पर बने राम और लक्ष्मण झूला का भी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बने दोनों ही पुल सस्पेंशन वाले हैं। फिलहाल लक्ष्मण झूला पुल की मरम्मत हो रही है, जिसकी वजह से उसे बंद कर दिया गया है। इसलिए काफी संख्या में पर्यटक राम झूला देखने पहुंच रहे हैं। राम लक्ष्मण झूला देखने आई हूँ। कच्छ में जो हादसा हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन मेरे को इधर आने से डर नहीं है। हरिद्वार आए थे तो हरिद्वार से हम यहाँ लक्ष्मण झूला, राम झूला देखने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मैं हर बार जब भी आता हूँ तो और राम झूला पे जब भी आता हूँ बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत अच्छा सामान लगता है। बहुत बढ़िया हवा बहती है यहाँ पर और यहाँ पे लोग बहुत अच्छे हैं। और ये राम झूला की तो खास बात बताऊँ आपको, ये जब आप इस पर ट्रैवल करोगे, जाओगे, क्रॉस करोगे तो आपको बिल्कुल झूलने का जैसा अवसर प्राप्त होगा। करीब 1985 में बना राम झूला पुल 230 मीटर लंबा है, जो टिहरी गढ़वाल जिले में मुनि की रेती के शिवानंद नगर क्षेत्र को स्वर्ग आश्रम से जोड़ता है। पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है कि जब एक जगह कोई घटना घटती है तो बाकी जगह पर हमें ध्यान देना चाहिए कि ये नहीं कि फिर घटना घटने का इंतज़ार करें, बल्कि हम बाकी ब्रिजेस को भी एक बार ज़रूर चेक करा लें। जितनी क्षमता हो, लोग भी ध्यान रखें, उतनी क्षमता के अनुसार ही लोग जाएं, क्योंकि केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, हम सबको अपनी सक्रिय जिम्मेदारी निभानी होगी। गुजरात में हुए झूला पुल हादसे के बाद देश भर के झूला पुलों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हम इस समय खड़े हैं ऋषिकेश के विश्व प्रसिद्ध झूला पुल राम झूला के पास। आप देख सकते हैं ये राम झूला पुल है। इस पुल का निर्माण करीब 1985 में हुआ था, हिलवेज कंपनी ने किया था।
उस समय इस पुल की कीमत 1.2 करोड़ रुपए आई थी और इस पुल को देखने के लिए बड़ी दूर दूर से यात्री यहाँ पर आते हैं, स्पेशल इसी पुल को निहारने के लिए, क्योंकि ये पुल अपने आप में काफ़ी आकर्षण का केंद्र है। इससे करीब 2 किलोमीटर आगे दूसरा पुल है जिसको लक्ष्मण झूला पुल कहते हैं, लेकिन सुरक्षा के कारणों से उसे बंद कर दिया गया है। आवाजाही उस पर बिल्कुल बंद है। बहरहाल गुजरात के मोरबी हादसे के बाद शासन प्रशासन भले ही अलर्ट मोड पर है, लेकिन ऐसे हादसों से सबक लेने की जरूरत है और ऐसे झूला पुलों पर जरूरत से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी पुल पर दबाव है और लोग इसी पुल को देखने के लिए आते हैं। आप देख सकते हैं ये कांवड़ मेले के दौरान ये पूरा पुल यात्रियों से भर जाता है और ये पुल क्योंकि झूला पुल है तो इसकी तारें भी वाइब्रेट करती हैं और इसीलिए जो पीडब्ल्यूडी विभाग है कांवड़ मेले से पहले और कांवड़ मेले के बाद इसकी मरम्मत करता है और इस पुल की बराबर मॉनिटरिंग भी की जाती है। प्रमोद नौटियाल, एबीपी गंगा, ऋषिकेश। तो गुजरात पुल हादसे के बाद उत्तराखंड में भी सरकार अलर्ट मोड पर है और आपने देखा किस तरीके से पुलों की निगरानी के आदेश सीएम की तरफ से दे दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे तो रुड़की में नेहरू स्टेडियम की हालत बद से बदतर होती जा रही है। नगर निगम की लापरवाही के चलते आज तक स्टेडियम का सौंदर्यकरण नहीं हो पाया है। एक तरफ खेलों को बढ़ावा और खिलाड़ियों की प्रतिभाओं को संवारने के लिए केंद्र और राज्य सरकार करोड़ों खर्च कर रही है, लेकिन अधिकारियों और जिम्मेदारों की अनदेखी रुड़की के नेहरू स्टेडियम पर ग्रहण लगाने का काम कर रही है। रुड़की के एकमात्र नेहरू स्टेडियम की बात करें तो हालात कई सालों से खस्ताहाल बनी हुई है। आलम ये है कि 2 मुख्यमंत्रियों की घोषणा करने के बाद भी अधिकारियों के कानों में जूं तक नहीं रेंगी और खेल के नाम पर अधिकारियों की लापरवाही देखने को मिल रही है। मुख्य नगर आयुक्त विजयनाथ शुक्ला की माने तो वो स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव पर प्रपोजल निकलवाने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं नगर निगम की लापरवाही से स्टेडियम की तस्वीर बद से बदतर होती जा रही है। स्टेडियम के सौंदर्यीकरण के लिए शासन ने 5 करोड़ की मंजूरी दे चुका है, लेकिन नगर निगम और खेल विभाग की आपसी तालमेल कुछ और ही बयां कर रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।